Good morning, students. I hope you are doing well and continuing your stopped studies. I have checked your copies of quarterly examination and I find a conclusion that most of you are not studying well, very well in history. लोगों ने खूब सारे लोगों ने एक दूसरे से कॉपी किए एंड लगभग 70% of students are copied from the Google platform. Aware of your studies. Okay, students, हम अपना चैप्टर वहीं से स्टार्ट करते Your हैं. phone has no signal, so I can't help you with that at the moment. So, कि हम लोगों ने अपना चैप्टर जो 6 था थर्ड ऑर्डर उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ आगे वाले टॉपिक से दे दिए थे बट हम उनको पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि एग्जामिनेशन पास थे और हमने वीडियोस अपलोड नहीं किए. तो स्टूडेंट्स हम लोगों को हम वापस कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर. कुछ जो क्वेश्चंस थे उसके मैंने नंबर दे दिए, ठीक है. उसके अलावा जो भी है नंबर वो आपने गूगल से कॉपी किया, जो भी मेथड्स यूज़ किए उसका मुझे आइडिया नहीं, बट जहाँ तक चैप्टर की बात है इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस जो बचे थे वो मैंने आप लोगों को दे दिए. तो हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड ऑर्डर. द फर्स्ट ऑर्डर वॉज द क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द पीजेंट्री. तो हमने नोबिलिटी कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने नोबल्स, लॉर्ड, फ्यूडल्स, नाइट्स, वेसल्स, सर्फ्स, ये सब हमने टर्म्स है उसके अंदर डिस्कशन की. फीप क्या था और टेली क्या था. टेली वॉज ए टैक्स और कुछ लोगों ने लिखा है टॉलर बॉटल ऑफ बियर. और फीफ वॉज ए टाइप ऑफ लैंड विच वॉज गिवन टू द नाइट्स बाय द लॉर्ड. लॉर्ड अपने नाइट्स को देता था. ये हमने सबने डिस्कशन में. सेकेंड ऑर्डर हम पढ़ रहे थे क्लर्जी. क्लर्जी के अंदर आते हैं बिशप, पॉप और प्रिस्ट. प्रिस्ट लोग थे. हम एक टर्म देख रहे थे, मैंने क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों के लिए, हु कुड नॉट बिकम ए प्रिस्ट. इसका वीडियो मैंने पहले आंसर दिया था, चलो फिर समझा देता हूँ कि प्रिस्ट कौन नहीं बन सकता है. एवरीवन कुड नॉट बिकम ए प्रिस्ट. हर कोई प्रिस्ट नहीं बन सकता है. साधु बनने के लिए हर कोई साधु, या जो ईसाई साधु होते हैं, जो क्रिश्चियन सेंट होते हैं या प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, वो हर कोई नहीं बन सकता. सर्फ सर्वेंट, जो सर्फ यानी जो बंधुआ मजदूर थे, सर्फ बोला जा सकता है, जो बाउंडेड थे. एक टाइप से उनको स्लेव भी कहा जा सकता है. स्लेव्स उनके पास परमानेंटली रहते थे. सर्फ्स उनके पास उनकी ही ज़मीन पर कल्टीवेशन करते थे. दे यूज टू कल्टिवेट द लैंड ऑफ ओनली लॉर्ड्स. ओनली लॉर्ड्स की जो लैंड थी उसी के ऊपर वो कल्टीवेशन करते थे. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, पहली टर्म क्या होगी, सर्फ लोग क्या नहीं बन सकते थे, पृष्ठ नहीं बन सकते थे. एज वर द फिजिकली चैलेंज. और जो फिजिकली चैलेंज थे, जिनको हिंदी में दिव्यांग बोला जाता है, अब हम उनको विकलांग नहीं बोल सकते, याद रखना है. कभी भी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस होते हैं उनको सोसाइटी के अंदर एक इम्पोर्टेंस, उनका एक जो क्या बोला जाता है इस वर्ड को, कि उनका एक डिग्निटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने उनका नया नाम दिया दिव्यांग, या दोज हु हैव स्पेशल एबिलिटी, विशेषता, विशेष योग्य जन. स्पेशल एबिलिटी के जो पर्सन हैं या फिजिकली जो चैलेंज्ड लोग हैं उन लोगों वो कभी प्रिस्ट नहीं बन सकते हैं. वुमन कुड नॉट बिकम प्रिस्ट. महिलाएं कभी, जो फीमेल्स हैं, दे कुड नॉट बिकम प्रिस्ट, वो पुजारी नहीं बन सकते. फिर आप क्वेश्चन पूछे सर नन क्या टर्म, आपने क्वेश्चन दिया नन, इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे. प्रिस्ट अलग चीज़ है, नन मॉन्क्स अलग चीज़ है. वी विल डिस्कस इट लेटर. मैन हु बिकेम प्रिस्ट कुड नॉट मैरी. जो आदमी प्रिस्ट बन गए वो शादी नहीं कर सकता. बिशप्स वर द रिलीजियस नोबिलिटी. सोशल जो नोबिलिटी थी, सोसाइटी की नोबिलिटी थी, वो थी नोबल्स जो थे. और जो रिलीजियस जो नोबिलिटी थी उसमें नोबल जो लोग थे, जो नोबिलिटी थी वो थे बिशप. सोशल नोबिलिटी में नोबल्स लॉर्ड्स हो गए और रिलीजियस नोबिलिटी में जो लोग थे वो थे बिशप्स. लाइक लॉर्ड्स हु ऑन्ड वास्ट लैंड स्टेट्स. बिशप के पास भी जैसे लॉर्ड्स के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिखेगा. Like lords who owned vast land estates, the bishops also had the use of vast estates and lived in a grand palaces. बिशप लोग भी क्या करते थे, बड़े बड़े महलों में उसमें रहते थे. राजशाही लोग थे. पुजारी वर्ग जो था बहुत राजशाही था. जिस जो बड़े बड़े लॉर्ड्स थे वो अपने अपने बड़े बड़े मकानों में रहते थे. उसी टाइप में, उसी के सिमिलर क्या होता था कि जो बिशप लोग हैं वो भी बड़े बड़े इसमें रहते थे. इसके आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं. द चर्च वाज एंटाइटल विद ए 10th शेयर ऑफ वॉट एवर द पीजेंट्स प्रोडक्ट produced from their land
ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर कॉल्ड ए टीथ। अब एक टैक्स लगता है, दो प्रकार के टैक्स हमने देखे, टेली और टीथ, याद रखना। एक टैक्स कौन सा है जिसका नाम है टेली, TALLIE, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। दूसरा टैक्स कौन सा है, टीथ, टीथे इसको बोला जाएगा, टीथ बोला जाए, टीथे। टीथे का मतलब, टेली तो वो जो टैक्स था जो पीजेंट्स के ऊपर लगता था बाय द लॉर्ड या किंग, जो लॉर्ड लगाता था, किंग लगाता था, उसको बोला जाता है टेली। और जो चर्च जो टैक्स लगाता था उसको बोला जाता है टीथे, याद रखना। टीथे माने TITHE, कौन लगाता था, चर्च लगाता था। हु इम्पोज द टैक्स, चर्च। और टेली लगाता था रूलर, किंग। टेली और टीथे वर टू टाइप ऑफ टैक्स। तो रिपीजेंट्स के ऊपर लगते थे, दोनों टैक्स पीजेंट्स के ऊपर, कभी राजाओं के ऊपर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया, मिले चोर चोर मुसेरे भाई। तो जो थे वो लोग, जो चर्च जो एक पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगाता था उसको बोला जाता है टीथे। मनी ऑल्सो केम फ्रॉम द एंडाउनमेंट्स मेड बाय रिच ऑफ देयर ऑन वेलफेयर एंड वेलफेयर ऑफ देयर डिसीज रिलेटिव इन आफ्टर लाइफ। पैसा कहाँ से आता था, कुछ लोग अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें से कुछ दान करते थे अपने अच्छे जीवन के लिए, कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। तो अलग अलग टाइप की रिचुअलिस्टिक जो पूजाएं होती थी वो करते थे, और अपने जो मर गए लोग उनकी याद में भी कुछ पैसा दान करते थे चर्च को, तो वहाँ से पैसा आता था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेरेमनीज कंडक्टेड बाय द चर्च कॉपीड फॉर्मल कस्टम्स ऑफ द फ्यूडल एलाइट। फ्यूडल एलाइट बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सेरेमनीज होती थी वहाँ पर। द एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेइंग, प्रेइंग के दौरान घुटनों पर बैठना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना, हैंड्स क्लैप्स, हेड बाउड, was an exact replica of the way in which a knight conducted himself by taking oaths of loyalty to his lord। यानी जब एक नाइट शपथ लेता था कि मैं आजीवन, आई विल बी द लॉयल टू द माई होल लाइफ, आई विल बी द लॉयल फॉर होल लाइफ, होल माई लाइफ टू द स्टेट, जब वो ऐसा औथ शपथ लेता था, एक होता है ना सौगंध खा रहा हूँ मैं, तो मैं एक सौगंध खाता, एक शपथ लेता था, वो कहाँ लेता था, चर्च में लेता था। क्या करता था, घुटनों पर बैठेगा, हाथ जोड़ेगा और शरीर के गर्दन को ऐसे झुका के ऐसे बैठ जाएगा। तो ये वाला उसका पोज होता था जो चर्च के अंदर सेरेमनी होता था। सिमिलर द यूज़ ऑफ द टर्म लॉर्ड फॉर गॉड वाज अनदर एग्जांपल ऑफ फ्यूडल कल्चर दैट फाउंड इन इट्स वे इनटू द प्रैक्टिस ऑफ द चर्च। जो लॉर्ड वर्ड है वो गॉड के लिए भी यूज़ होता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूडल कल्चर, और ये एक एग्जाम्पल है फ्यूडल कल्चर का, दैट फाउंड इट्स वे इनटू द प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च। Thus the religious and the lay worlds, feudalism shared many customs and symbols। feudalism से related बातें। एक टर्म आती monk, इसके पहले एक टर्म आ रही मोनेस्ट्री, हमको इसको देखना। मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनोस मीनिंग समवन हु लिव्स अलोन। मोनेस्ट्री किससे बना है, मोनोस वर्ड से बना है जो ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है जो अकेला रहता है, दोज समवन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है उसको बोला जाता है मोनोस। तो मोनोस से बन गया मोनेस्ट्री। तो इसी से एक वर्ड आया मॉन्क्स, जो मोनेस्ट्री में रहते हैं वो मॉन्क्स हैं, जो अकेले रहते हैं वो मॉन्क्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द चर्च डिवोट क्रिश्चियन हैड अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लिव आइसोलेटेड लाइव्स इन कॉन्ट्रास्ट टू क्लरिक्स हु लिव्ड अमॉन्ग्स द पीपल इन टाउन एंड विलेज। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को devoted had another kind of organization, some deeply religious people who choose to live isolated lives। कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट लाइफ जीना चाहते थे, यानी बिल्कुल दुनियादारी से बेखबर, बेखुदी, अपने आप को बिल्कुल भूल भुला के एक किसी नॉर्मल लोगों के बीच से एक तरफ अलग। जैसे बोलते हैं ना कि हम क्या कर रहे थे, अब हिमालय में तपस्या करने जा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आइसोलेशन लो रहे हो। तो बस इसी प्रकार जो सिमिलरली क्या होता था, जो मॉन्क्स लोग होते जो मोनेस्ट्री में रहते थे, वो लोग क्या करते थे, अपने आप को आइसोलेट कर लेते, तो उनके अंदर डीपली रिलीजियस फीलिंग्स था, वैराग्य, रिनंशिएशन बहुत ज़्यादा था। तो वो अपने आप को नॉर्मल लाइफ से क्या कर लेते थे, रिनाउंस करके और अलग आइसोलेट कर लेते थे। दे लिव्ड इन अ रिलीज कम्युनिटी कॉल्ड अबेज और मोनेस्ट्रीज। वो एक कम्युनिटी में रहते थे,
अब इस सोसाइटी की कम्युनिटी को छोड़ के उन्होंने एक नया कम्युनिटी बना लिया, उसके अंदर सब वैसे ही लोग हैं जो सब अकेले रहना पसंद करते हैं, उन लोगों को बोला मोनेस्ट्री, तो फिर उनका सोसाइटी क्रिएट हो गया। तो उसको बोला जा सकता है शूडो रिनाउंसिएशन। शूडो का मतलब छद्म होता है, नहीं वो लोग जो यहाँ से छूट गए लेकिन कहीं ना कहीं बंध गए। यहाँ से उन्होंने बोला कि हमको एक आइसोलेशन चाहिए सोसाइटी से, नॉर्मल लाइफ से बाहर निकल गए, फिर एक नया कम्युनिटी क्रिएट कर लिया जिसको क्या बोला गया, मोनेस्ट्री। टू ऑफ द मोर वेल नाउन मोनेस्ट्रीज वर दोज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट बेनेडिक्ट। याद रखना सेंट बेनेडिक्ट ने क्या किया था, दो बड़ी बड़ी मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश की इन इटली 529 एंड ऑफ क्लनी इन बरगांडी इन 529 और 910 के अंदर उन्होंने क्या बनाया था, बरगांडी और क्लेन इटली में 529 और बुरगांडी में 910। 529 वाली सेंट बेनेडिक्ट की थी और क्लनी ऑफ क्लनी, और जो क्लनी थे सेंट क्लनी उनकी बुरगांडी में थी 910 के अंदर। दो फेमस हैं मोनेस्ट्रीज, याद रखना, बुरगांडी और बुरगांडी और इटली। मॉन्क्स टुक वॉज टू रिमेन इन द एबे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। वो एबीज या मोनेस्ट्री में हमेशा रहने के लिए अपनी सौगंध खाते थे। एंड टू स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे ये देखना है कि इन प्रेयर, कुछ प्रार्थनाएं, पूजा प्रार्थनाएं, स्टडी एंड मैनुअल लेबर, पढ़ने में स्क्रिप्चर्स और उनके टेक्स्ट पढ़ने में, मैनुअल लेबर यानी कुछ लेबरियस काम करने के लिए, जैसे खड्डा खोदना, पेड़ हुआ पेड़ के लिए खड्डा खोदना, कुछ लेबर जिससे फिजिकल वर्क से हमको समझ में आता है लेबर, उसका मैनुअल लेबर। कुछ दीवार बना रहे हैं, कुछ खड्डा खोद रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, सब उनका मैनुअल लेबर। लाइक फार्मिंग अनलाइक प्रिस्टहुड दिस लाइफ वाज ओपन टू बोथ एंड वुमेन। मैंने बताया था ना कि जो प्रिस्ट होती है, वुमन होती है, वो प्रिस्ट नहीं बन सकती, बट ये मोनेस्ट्री वाला जो लाइफ है, आइसोलेशन वाला लाइफ है, ये पुजारी से अलग है। रिलीजियसली लोग थे, रिलीजियसली डीप रिलीजियस लोग थे, लेकिन ये प्रिस्ट नहीं थे। प्रिस्ट के लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था, एक सेरेमनी वगैरह सब कुछ होता था, फिर चर्च उनको एक परमिशन लेटर देता था कि नाउ यू कुड बिकम ए प्रिस्ट। बट जो मोनेस्ट्री लाइफ था उसके अंदर वुमेन एंड मैन बोथ कैन बी ए प्रिस्ट। तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम देखते हैं कि देखो इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, दिस लाइफ वाज ओपन टू फॉर बोथ एंड मैन एंड वुमेन। मैन बिकेम मॉन्क्स एंड वुमन नन्स। जो वुमन जो होती थी उनको नन्स बोला जाता है, और मैन थे उनको मॉन्क्स बोला है। क्वेश्चन मैंने दिया था हु वर द मॉन्क्स एंड नन्स, तो मॉन्क्स वर द मैन, द डीपली रिलीजियस मैन who lived in monastery known as monks, and the women are deeply religious lived in monastery or abbeys known as nuns। जो नन थी वो वुमन थी और monks जो थे वो मैन थे। एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस ऑल abbeys were single sex communities, यानी कि जो कुछ केस को छोड़कर जो यानी कि एबीज जो होती थी या मोनेस्ट्री जो होती थी उसके अंदर एक ही टाइप के लोग रहते थे, वेदर ही देयर मैन कुड लिव और वुमन कुड लिव। या तो वहाँ पर केवल आदमी लोग रहेंगे या औरतें रहेंगी। ओनली द मॉन्क्स, एक तरफ केवल मैन रहेंगे या वुमन रहेंगे। कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर मैन और वुमन कुछ केसेस को छोड़ के रहते थे, बाकी सब जगह सेपरेशन वहाँ पर मेंटेन था कि एक तरफ मैन ही रहे, एक तरफ नहीं। उस मोनेस्ट्री के अंदर केवल आदमी रहेंगे और इस मोनेस्ट्री में केवल औरतें ही रहेगी, नो अदर, कोई अदर नहीं। दैट इज़ देयर वर सेपरेट एबीज फॉर मैन एंड वुमेन, कुछ मैन और वुमेन के लिए अलग वो थी। लाइक प्रिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स डिड नॉट मैरी, वो लोग शादी नहीं, जैसे प्रिस्ट भी शादी नहीं करते थे, मॉन्क्स और नन्स भी शादी नहीं करते थे। फॉर स्मॉल कम्युनिटीज़ 10 और 20 मैन वुमेन मोनेस्ट्रीज ग्रू टू कम्युनिटीज ऑफन टू सेवरल हंड्रेड। 10-20 लोगों की मोनेस्ट्री 1000-2000 और बहुत बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज बन गई विद लार्ज बिल्डिंग्स एंड लैंड एस्टेट्स विद अटैच्ड स्कूल और कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। धीरे धीरे वापस एक कम्युनिटी एक्सपांड होती गई और एक नई पूरा शहर बना दिया, जिसके उन्होंने बचने के लिए आइसोलेशन अपना मांगा था कि अब सब कुछ छोड़ छुड़ा के वो निकल गए थे, लेकिन बाद में वापस वहीं आके उलझ गए। उनकी एक नई कम्युनिटी बन गई जो स्कूल, कॉलेज और ये सब हॉस्पिटल्स के अंदर थी। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि द कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट्स। अबेज हाइल्डरगार्ड वॉज ए गिफ्टेड म्यूजियम
Abbess Hildegard was a gifted musician and did much to develop the practice of community singing of prayers in church. From the 13th century, some group of monks called friars chose not to be based in a monastery but to move from place to place, preaching to the people and living charity. क्या होता है कि कुछ लोग मॉन्क्स जो ऐसे भी थे, जो थे मॉन्क्स, कम्युनिटी आते थे मोनेस्ट्री में लेते थे, तो उनको बोला जाता है फ्रायर्स. फ्रायर्स क्या बोला जाता है? FRIARS, फ्रायर्स. फ्रायर्स वो लोग थे जो एक जगह से दूसरे, एक तो मॉन्क्स हो गए जो केवल उसी कम्युनिटी में रहेंगे, वहीं रहेंगे मोनेस्ट्री में, लेकिन कुछ मॉन्क्स ऐसे थे जो अपने रिलीजियस एक्सपांशन के लिए, अपने आप को लोगों को रिलीजियसली बनाने के लिए, उनको चैरिटी के साथ जीने के लिए और उनको प्रीच करने के लिए क्रिश्चियनिटी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? ट्रैवल करते थे, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और प्रीचिंग टू द पीपल एंड लिविंग इन ऑन चैरिटी. तो फ्रायर से टर्म आ सकती है, 3 टर्म हमने पढ़ी, मॉन्क्स, नन्स, फ्रायर्स, प्रीस्ट. ये 4 टर्म हमने. फ्रायर्स वो लोग थे जो कंटिन्यू एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते. इन बेनेडिक्टिन मोनेस्ट्रीज देयर वाज ए मैन्युस्क्रिप्ट विद 73 चैप्टर्स ऑफ रूल्स विच वर फॉलोड बाय मॉन्क्स फॉर मैनी सेंचुरीज. जो बेनेडिक्टिन जो थी उसके अंदर 73 चैप्टर्स थे रूल्स के लिए. याद रखना कितने चैप्टर्स थे? 73 चैप्टर्स. 73 चैप्टर्स किसके लिए? केवल रूल के लिए. उनमें कुछ रूल्स के इंपॉर्टेंट है. पहला क्या? परमिशन टू स्पीक शुड रेयरली बी ग्रांटेड टू मॉन्क्स. यानी उन लोगों को बातें करने के लिए जो होता था परमिशन लेना पड़ता था. परमिशन लेना चाहिए, रूल्स है. परमिशन टू स्पीक शुड रेयरली बी ग्रांटेड टू मॉन्क्स, यानी उनको बोलने के लिए परमिशन बहुत मुश्किल से देना चाहिए अपने आप को, या लोगों को परमिशन देना, अगर कोई सीनियर है तो उनको परमिशन बहुत कम मिलता था बातें करने के लिए. ह्यूमिलिटी मीन्स ओबीडियंस. ह्यूमिलिटी का मतलब है अपने आप को आज्ञा मानने वाला, जो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करे वो ह्यूमिलिटेड है. नो मॉन्क शुड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी. कोई भी मॉन्क अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगा. अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेगा तो क्या होगा? उसको धीरे धीरे उसमें अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो समझेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर किसी दूसरे का हक नहीं है, तो इसका मालिक मैं हूँ. जब अपने आप को मालिक मानने लगेगा तो धीरे धीरे उसके ऊपर डेवलपमेंट करेगा, पैसा वगैरह आएगा, अपना वापस वही नॉर्मल लाइफ, शादी वगैरह करेगा और अपना वापस फैमिली एस्टेब्लिश कर लेगा. इसलिए उन्होंने बोला है कि मॉन्क शुड नॉट ऑन प्रॉपर्टी. अपने मॉन्क्स के पास अपनी प्रॉपर्टी, मोनेस्ट्री का प्रॉपर्टी हो सकता है, पूरी मोनेस्ट्री का, वहाँ पे खूब सारे लोग साथ में रहते तो ज़रूरत होती है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन एक अकेले की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी. Idleness is the enemy of the soul. So friars and sisters should be occupied at certain times in manual labor and at fixed hours in sacred reading. अकेला, खाली मन क्या होता है? शैतान का घर होता है. ये बोलते हैं ना idleness, खालीपन, अकेला बैठना. हम बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही बोलते थे साउल का सॉल का एनिमी है. इसलिए उन्होंने बोला कि फ्रायर्स और सिस्टर्स, जो 2 टर्म हैं, नन्स को सिस्टर बोला जाता है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम करते रहने चाहिए, चाहे वो मैनुअल लेबर हो, चाहे वो कुछ बुक्स वगैरह रीडिंग हो सकता है. इन द मोनेस्ट्री should be laid out in such way that all necessities be found within its bound. water, mill, garden and workshop, ये सब कुछ चीज़ें एक जगह होनी चाहिए, अलग अलग जगह भटकना नहीं चाहिए. सब उन्होंने. By the 14th century there was growing uncertainty about the value and purpose of monasticism. धीरे धीरे क्या हुआ? उनके वैल्यूज़ और जो थे, उनके जो मोटो थे, पर्पस थे, उनमें चेंजेस आने लगे. इन इंग्लैंड, Langland Poyers Plowman contrasted the ease and luxury of life of some monks with pure faith of simple plugmen and shepherds and poor common laborers. Also in England, Chaucer wrote the Canterbury Tales, see quotation below, which had comic portraits of a nun, a monk and friar. उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे लोगों की जो उनकी लाइफ थी वो धीरे धीरे लग्जरियस होने लगी. उनके पास पैसा आता था, लोग वहाँ रहते थे, लोग उनको दान दक्षिणा दे जाते थे, तो उनके पास क्या आता था? मनी आता था, तो बस उनसे लाइफ लग्जरी होता. तो उन्होंने उनके कंट्राडिक्शन के ऊपर लोगों ने अलग अलग किताबें लिखी हैं. फिर आता है कि चर्च एंड सोसाइटी. चर्च का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन था? दो द यूरोपियंस बिकेम क्रिश्चियन, दे स्टिल हेल्ड ऑन द some of their old beliefs in magic and folk traditions. स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए मुझे कैमरा ऑफ करना होगा, थोड़ा मोबाइल में हीटिंग हो रहा है.
तो चर्च एंड द सोसाइटी, कि चर्च एंड सोसाइटी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि सोसाइटी के साथ चर्च का क्या रिलेशंस था। क्रिश्चियनिटी है वो लगभग अभी इस्टेब्लिश हुआ है, पहले लोग जो थे वो क्रिश्चियन थे, लेकिन उनका कुछ पुराना रिलेशन, जो पुराना बिलीफ्स भी थे, तो वो लोग अपने पुराने बिलीफ्स को नहीं भुला पाए। जैसे होता है ना कि मान लो कि किसी गर्ल की अभी नई नई मैरिज हुई है और उसकी आदत थी घर पे कि सुबह उठ के जल्दी उठना है, खाना ये खाना पीना, कुछ स्पेशल चाय के साथ बिस्किट लेने वगैरह, उनका कुछ एक हैबिट होता है किसी का। और जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो वहाँ पर भी उसकी जो पुरानी आदत है, मान लीजिए उसको वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिली जिस टाइप का बिस्किट खाती थी या चाय जिस टाइम लेती थी उससे पहले बनती है और बाद बनती हो, अगर ससुराल में लेट उठते हैं और वो जल्दी उठती हैं तो उसको थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा। तो वो अपनी पुरानी जो हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। उसी प्रकार क्या हो, जो क्रिश्चियन जो बन गए लोग, इसमें लिखा है ना, दो यूरोपियंस बिकेम क्रिश्चियन, यूरोपियंस क्रिश्चियन तो बन गए लेकिन उनके पास अपनी पुरानी आदतें, देयर ओल्ड बिलीव्स इन मैजिक एंड फोक ट्रेडिशन, उनकी पुराने जो बिलीफ्स थे मैजिक जादू में और पुराने जो फोक ट्रेडिशंस थे वो अभी भी बरकरार थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं। क्रिश्चियंस एंड ईस्टर बिकेम इम्पोर्टेंट डेट्स फ्रॉम द 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी से क्या हुआ, जो ईस्टर हैं या क्रिस्ट का जो बर्थ होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिसमस डे, और ये इम्पोर्टेंट डेट्स थी 4th सेंचुरी से बनी, 400 साल बाद ये इम्पोर्टेंट डेट्स बनी, उसके पहले नहीं थी इम्पोर्टेंट डेट्स। कितने साल बाद बनी, आफ्टर 400 सेंचुरीज इट बिकेम द इम्पोर्टेंट डेट्स। याद रखना क्रिस्ट का बर्थ का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ लोगों ने 25 अप्रैल लिखा है। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस डे, यानी जब क्रिस्ट का बर्थ होता है तो उसको 25 क्रिसमस डे बोला जाता है। रिप्लेस्ड एन ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल द डेट ऑफ विच वॉज कैलकुलेटेड बाय द सोलर कैलेंडर। लेकिन ये जो तारीख थी, एक रोमन फेस्टिवल होता था इस समय, रोमन फेस्टिवल होता था, उसको इसने रिप्लेस कर दिया था। हमने कहा ना कि हालांकि वो नए नए क्रिश्चियन बन गए, जो इंग्लिश वाले लोग थे वो हालांकि नए नए क्रिश्चियन बन गए, लेकिन उनकी जो पुरानी जो आदतें थी वो वैसी की वैसी रही, उनके पुराने जो बिलीफ्स थे वो वैसे के वैसे ही थे, कुछ बिलीफ धीरे धीरे चेंज होते गए। ईस्टर मार्क्ड द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट एंड हिज राइजिंग फ्रॉम द डेड। याद रखना है हम ईस्टर क्यों मनाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कहीं भी कि वाई द ईस्टर इज फेमस इन क्रिश्चियनिटी। इस दिन क्या हुआ, तो क्या हुआ, ईस्टर मार्क द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्रिस्ट एंड हिज राइजिंग फ्रॉम द डेड। यानी ईस्टर क्यों मनाते, जब क्रूसिफिकेशन हो गया, उनको क्रूसिफाइड कर दिया गया, किसको, जीसस क्राइस्ट को, तो उसके बाद उनका जन्म हुआ, वापस वो जिंदा हुए, इसलिए ईस्टर मनाया जाता है। बट इट्स डेट वाज नॉट द फिक्स्ड वन बिकॉज इट रिप्लेस्ड एन ओल्डर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग आफ्टर ए लॉन्ग विल। इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, बोलते हैं कि जब 25 दिसंबर जब आता है उनका जन्म, सॉरी, उस फिक्स महीने के 3rd या 4th जो गुरुवार होता है, बुधवार, सॉरी फ्राइडे होता है, गुड फ्राइडे बोला जाता है, तो उसके आसपास मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को उनको कुछ किया गया था, क्रूसिफाइड किया गया, और उसके बाद वो 14-15 दिन के बाद वापस, 40 दिन के बाद वापस जिंदा हो गए थे, तो इसलिए मनाया जाता है। तो हमने देखा जो क्रिसमस का जो जन्मदिन था 25 दिसंबर, उन्होंने एक रोमन जो एक फेस्टिवल था उसको रिप्लेस कर दिया। जो ईस्टर है उसने जो था उसने भी एक फेस्टिवल को रिप्लेस कर दिया है। ट्रेडिशनली ऑन दैट डे people of each village used to make tour of their village lands. With the coming of Christianity they continued to do this, but they called the villages parish, the area under the supervision of one priest or worked peasants welcome holidays because they were not expected to work. These days were meant for prayer, but people usually spent good part of them having fun and feasting. Pilgrimages was an important part of a Christian's life, and many people went on long journeys to shrines of martyrs to big churches.
अब इसका चर्च के साथ रिलीज हमको टॉपिक हमारे को बताया कि चर्च और सोसाइटी, इधर हमको बता रहे थे उनके फेस्टिवल्स और त्यौहार के बारे में। तो हमको देखना है कि ये सब क्रिश्चियंस, चर्च का मतलब जो क्राइस्ट से रिलेटेड है वो चर्च है। तो हमने देखा कि कुछ जो उनके पुराने त्यौहार थे उनको रिप्लेस करके नए आ गए, लेकिन उनके साथ जो पुरानी आदतें वैसी आदतें नहीं छूटी है। पुरानी आदतें कैसी कि अगर वो जैसे कि 25 दिसंबर इन लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। हॉलीडेज़, देखो इसमें हॉलीडेज़ जो वर्ड आया HOLIDAYS, हॉलीडेज़ कहाँ से आया, HOLY, पवित्र दिन होते थे इस दिन। तो वो लोग क्या करते थे पवित्र दिनों में, ये देखना कॉन्सेप्ट समझने वाला है। थोड़ा हीट कम हुआ, मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या था कि अपने जैसे कि कुछ दिन होते हैं 30 त्यौहार, जैसे दीपावली है, होली है, ईद है, मुहर्रम है, ये सब हमारे त्यौहार वाले 30 त्यौहार वाले दिन हैं। तो इसी प्रकार के सिमिलरली क्या होता था कि जो रोमनिक एम्पायर था, जो कंट्रीज़ थी क्रिश्चियन कंट्रीज़, यूरोपियन जो लोग थे वो लोग अपना कुछ फिक्स ऐसे फेस्टिवल्स मनाते थे। तो वो लोग अपने इस दिन सारे काम छोड़ छुड़ा के क्या करते थे, केवल प्रेयर्स के अंदर अपना टाइम स्पेंड्स करते थे। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा करना, अलग अलग सेक्रेट प्लेसेस की जर्नी करना, ये सब वो लोग करते थे। और चर्च के प्रिस्ट के पास जाना, ये सब कुछ करते थे। अपना उन्होंने काम छोड़ के क्या किया, अपने रिलीजियस लाइफ को थोड़ा टाइम देने के लिए काम कर देते थे। ये होली डे यानी कि जहाँ जिस दिन पवित्र काम होता है, होली HOLY मतलब पवित्र। तो होली काम जिस दिन होता है उसको बोला गया हॉलीडे। और धीरे धीरे क्या हो गया कि सब लोगों ने उस दिन काम की छुट्टी लेना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे क्या बन गया ये हॉलीडे, यानी उस दिन हमारे काम की भी छुट्टी। तो हमारे जो भी हॉलीडे होते हैं वो हॉलीडे से अलग हैं। अगर हम उनको एक्चुअल हॉलीडे बनाना चाहते हैं अपने प्रेजेंट हॉलीडे को, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको भी ऐसे कुछ अच्छे काम करने चाहिए। वी शुड स्पेंड आवर डे टू डू सम स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल काम करना चाहिए, कुछ पाठ पूजा करना है, कुछ अलग रिलीजियस एक्टिविटी करनी है, कुछ सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तब हमारा हॉलीडे जो होता है वो एक्चुअली सक्सेसफुल होता है। बाकी हम लोग सोने, टीवी देखने, गेम खेलने में हम पूरा टाइम स्पेंड कर देते हैं। सो आगे हम देखते हैं, ए मॉन्क हू ट्रेवल्स टू डिस्टेंट श्राइन्स, एक टर्म आई इसके अंदर। वो टर्म दिखी नहीं मुझे, इसमें होगी पाल्मर्स। पामर्स जो अलग अलग से अलग अलग जगह घूमते थे। अब हम देख रहे हैं थर्ड ऑर्डर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमने दो ऑर्डर देख लिए हैं। पहला ऑर्डर वाज द नोबिलिटी, सेकंड वाज द चर्च। हम चर्च वाले को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर हम आगे, तो चर्च के अंदर सेकंड ऑर्डर जो क्लर्जी था उसके अंदर क्लर्जी का मतलब जो चर्च से रिलेटेड थे वो लोग थे क्लर्जी। उसमें बिशप, प्रीस्ट, मॉन्क्स, नन्स, सिस्टर, फ्रायर्स हमने देख लिया। सोसाइटी का चर्च के साथ क्या रिलेशंस था, उनके फेस्टिवल्स क्यों बनाए जाते हैं, हॉलीडे का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उनके पुराने जो हॉलीडेज़ थे, उनके पुराने जो फेस्टिवल्स थे उनको नए लोगों ने, नए फेस्टिवल्स ने उनको रिप्लेस कर दिया, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं थर्ड ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड ऑर्डर्स? थर्ड ऑर्डर में आते हैं पीजेंट्स, फ्री एंड अनफ्री। एक टर्म क्या आती है स्टूडेंट्स की, फ्री एंड अनफ्री। तो फ्री और अनफ्री का मतलब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर देखेंगे पीजेंट्स का बारे में। तो पीजेंट्स के अंदर आएगा